हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस बाय सुमित। हमने क्लास 12 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ यहाँ स्टार्ट की है। इस सीरीज़ में चैप्टर 1 से रिलेटेड हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस को हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहाँ जाके उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 एंड द क्वेश्चन इज़ टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर A and B have their center separated by a distance of 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10 to the power minus 7 coulomb? The radii of A and B are, and the option A 3.5 into 10 to the power minus 2 Newton, option B 4.5 into 10 to the power minus 2 Newton, option C 1.5 into 10 to the power minus 2 Newton, and the option D is 2.5 into 10 to the power minus 2 न्यूटन। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अगर हमारे पास दो कंडक्टिंग स्फीयर हैं ए और बी और उन दोनों को एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा गया है, तब उनके बीच में लगने वाली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितनी होगी। और अगर दोनों स्फीयर पर सेम चार्ज है 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम्ब। ये बड़ा सिंपल सा ही क्वेश्चन है जिसको हम आसानी से कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से रिसॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी इज 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम्ब। द इलेक्ट्रिक फोर्स वर्किंग ऑन द इलेक्ट्रॉन इज। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, उस पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स को हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 0.625 इंटू 10 टू द पावर 13 न्यूटन, ऑप्शन बी 0.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 न्यूटन, ऑप्शन सी 1.6 इंटू 10 टू द पावर 15 न्यूटन, एंड ऑप्शन डी इज़ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 न्यूटन। सो हमारा आंसर है ऑप्शन डी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 न्यूटन। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने नीचे दे दिया है, तो यहाँ पे हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। एंड आई होप आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो हमारा क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक चार्ज एंटर्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द पाथ ऑफ द पार्टिकल्स मोशन। हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है पैराबोला, ऑप्शन बी है सर्कुलर, ऑप्शन सी है स्ट्रेट लाइन, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अगर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है और हम उसे थ्रो कराते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तब वो किस तरीके से किस पाथ पर मोशन करता है। हमें उसे पाथ पर होने वाले मोशन को यहाँ पे बताना है और उसकी डायरेक्शन को हमें यहाँ पे शो करना है। हमारा आंसर है ऑप्शन सी स्ट्रेट लाइन। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में थ्रो कराते हैं तब उस पर यहाँ पे दो फोर्सेस काम करती हैं। उनमें से पहली फोर्स है एक्सेलरेटिंग फोर्स। जब हम चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में थ्रो कराते हैं तो थ्रो कराने में हमने जो फोर्स उसको प्रोवाइड कराई है वो हमारी एक्सेलरेटिंग फोर्स है। एंड जब चार्ज पार्टिकल फील्ड में एंटर कर जाता है तब उस पर फील्ड की डायरेक्शन में लगने वाली जो फोर्स होती है उसे हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ये डिपेंड करती है चार्ज के नेचर पे कि ये फील्ड की डायरेक्शन में होगी या फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में हमें यहाँ देखने को मिलती है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चार्ज को हमने फील्ड की डायरेक्शन में फ्लो कराया है, तब चार्ज का जो पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन होगा। बिकॉज क्वेश्चन से ही हमें समझ में आ जाता है जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इसी वजह से वो नेगेटिव प्लेट की तरफ यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एक्सेलरेशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज Q एंड मास M मूविंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E इज। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अगर हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है जिसपे चार्ज Q है और उसका मास M है, तब अगर उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में थ्रो कराते हैं जो हमारा यहाँ पे E है, तब उस पर लगने वाला एक्सेलरेशन कितना होगा। हमें यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है QE/m, ऑप्शन बी है M/QE, ऑप्शन सी है MQE, एंड ऑप्शन डी QME। एंड हमारा आंसर है ऑप्शन ए QE/m।
तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 23 एक्सप्लेन किया है, अकॉर्डिंग टू दिस हमारे यहाँ पे जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तब उस पर दो फोर्सेस काम करती हैं, जिनमें से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और दूसरी एक्सेलरेटिंग फोर्स है। ये दोनों ही फोर्सेस सेम चार्ज पार्टिकल पर काम कर रही हैं, तब हम इन दोनों फोर्सेस को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। इसी रिलेशन को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका मैंने यहाँ पे नीचे एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। ये बड़ा सिंपल सा ही एक डेरिवेशन है जिसको हम आसानी से यहाँ समझ सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। A spherical conductors of radius 2 cm are uniformly charged with 3 nanocoulomb. What is the electric field at a distance of 3 cm from the center of the sphere? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, अगर हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है और वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसका चार्ज हमें यहाँ पे गिवन है 3 नैनोकूलम्ब। अगर उससे बाहर की तरफ हम किसी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैलकुलेट करते हैं जो सेंटर से हमारे यहाँ 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तब उस पर हमारी जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होगी। तो हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन बी है 3 वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन सी है 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर एंड ऑप्शन डी इज 3 × 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर। तो इस क्वेश्चन को हम बड़ी आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे फॉर्मूला है E = KQ/R²। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे कर दिया है, तो आप आसानी से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। इन जनरल मेटेलिक रोप्स आर सस्पेंडेड ऑन द कैरियर्स टेकिंग इनफ्लेमेबल मटीरियल्स, द रीज़न इज। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जनरली जो मेटेलिक रोप्स होती हैं उनको लटकाया जाता है कैरियर के साथ में जो इनफ्लेमेबल मटेरियल को कैरी कर सके, तो इसके पीछे क्या रीज़न है ये हमसे पूछा गया है। हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है टू कीप द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द कैरियर नियरर टू द अर्थ, ऑप्शन बी है टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द कैरियर्स, ऑप्शन सी है टू कीप द बॉडी ऑफ द कैरियर इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन को जनरली समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हमारे पास कोई एक ट्रक है जिसमें कोई इनफ्लेमेबल सब्सटेंस भरा हुआ है, जब वो ट्रक रोड पर चलता है तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से उसकी बॉडी में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से स्पार्क जनरेट होगा और स्पार्क की वजह से इलेक्ट्रिक फायर हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से ट्रक के अंदर भरा हुआ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस भी आसानी से आग को कैप्चर कर लेगा और यहाँ पे एक भारी नुकसान हो सकता है। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे मेटेलिक रोप को अरेंज कर देते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी टू कीप द बॉडी ऑफ द कैरियर इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। +2 कूलम्ब एंड +6 कूलम्ब, 2 charges are repelling each other with a force of 12 Newton. If each charge is given -2 coulomb of charge, then the value of the force will be। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है +2 कूलम्ब एंड +6 कूलम्ब, 2 चार्जेस हमें यहाँ पे दिए गए हैं जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं विद ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। अगर ईच चार्ज हमारा -2 कूलम्ब हो जाता है तब हमें यहाँ पे फोर्स कितनी देखने को मिलेगी। यहाँ 4 ऑप्शन हमको दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 4 न्यूटन अट्रैक्टिव, ऑप्शन बी है 4 न्यूटन रिपल्सिव, ऑप्शन सी है 8 न्यूटन रिपल्सिव एंड ऑप्शन डी इज 0। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हमारे पास एक चार्ज +2 कूलम्ब है और -2 कूलम्ब को उसके साथ में ऐड किया जाता है, तो ड्यू टू एडिटिव प्रॉपर्टी हमारा यहाँ पे जो चार्ज है वो 0 हो जाएगा। एंड जो अनदर चार्ज है +6 कूलम्ब, अगर उसके साथ हम इस -2 कूलम्ब को ऐड करते हैं तो हमारा चार्ज बचेगा +4 कूलम्ब। एंड अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ, जैसे कि हम जानते हैं जो हमारी फोर्स है वो 2 चार्ज के बीच में काम करती है। फोर्स को वर्क करने के लिए 2 चार्ज चाहिए होते हैं। एक चार्ज हमारा यहाँ पे न्यूट्रल हो चुका है, अब बचा हमारे पास एक चार्ज, तो सिंगल चार्ज के लिए कूलम्ब्स फोर्स एप्लीकेबल नहीं है। दैट्स वाई हमारे यहाँ पे जो नेट फोर्स होगी वो 0 होगी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। The total flux through the faces of the cube with side of length A if a charge Q is placed at the corner A of the cube is। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, अगर हमारे पास एक क्यूब है जिसकी साइड्स A हैं, तब उसके किसी एक कॉर्नर पे रखे हुए चार्ज Q
की वजह से बनने वाला टोटल फ्लक्स यहाँ पे हमें कितना देखने को मिलता है। हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है Q/8 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन बी है Q/4 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन सी है Q/2 एप्सिलॉन नॉट एंड ऑप्शन डी इज Q/एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए Q/8 एप्सिलॉन नॉट। तो नीचे मैंने यहाँ पे एक फिगर दिखा रखी है जिसको हम देख के समझ सकते हैं। जब हमारे पास एक क्यूब होता है तो हम अगर उसे इक्वली 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, तब उसके हर एक सरफेस से बनने वाला जो टोटल फ्लक्स होता है वो 8 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तब अगर चार्ज Q किसी एक कॉर्नर पे रखा हुआ है, तब उसकी सारी साइड्स में से हमें उसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो सिंपली अगर हम किसी एक सरफेस से बात करें तो बनने वाला जो हमारा फ्लक्स होता है वो Q/एप्सिलॉन नॉट होता है। सिमिलरली डिफरेंट 8 पार्ट से बनने वाला जो फ्लक्स होगा वो 1/8 यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जो टोटल फ्लक्स के कंपैरिजन में Q/8 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा और किस एंगल पे हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 0 डिग्री, ऑप्शन बी है 180 डिग्री, ऑप्शन सी है 90 डिग्री एंड ऑप्शन डी इज़ 45 डिग्री। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए 0 डिग्री। सिंपली जैसे हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रिक टॉर्क होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो हमारा टाउ है वो पी ई साइन थीटा के इक्वल हो जाता है। जब हम थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री पुट करते हैं तो 0 डिग्री पर हम जानते हैं साइन थीटा हमें यहाँ पे 0 वैल्यू देता है, तो उस कंडीशन में हमारा जो टॉर्क है वो 0 हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं अगर टॉर्क की वैल्यू 0 आती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए डाइपोल पर कोई भी फोर्स काम नहीं कर रही है, और अगर डाइपोल पर कोई फोर्स काम नहीं कर रही है इसका मतलब होता है कि जो हमारा डाइपोल है वो स्टेबल कंडीशन में रखा हुआ है। तो हमारा आंसर है 0 डिग्री। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। An electric dipole having charge E are placed at the center of a cube. The net flux coming out of the cube surface is. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका चार्ज E है और उसे किसी क्यूब के सेंटर पे रखा गया है, तब क्यूब के सरफेस पे बनने वाले नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमसे पूछा गया है। हम यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है E/एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन सी है 8E/एप्सिलॉन नॉट एंड ऑप्शन डी इज 16E/एप्सिलॉन नॉट। हमारा आंसर है ऑप्शन ए 0। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो 2 अपोजिट चार्जेस कंसिस्ट करता है, जिनमें से एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। तो नेट चार्ज हमारा यहाँ पे 0 हो जाता है। इसी कंडीशन में जब 0 चार्ज को किसी क्यूब के सेंटर पे रखा जाता है तो उससे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होती है। एंड अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्यूब इज ऑल्सो 0। तो हमारा आंसर यहाँ पे 0 सही हो जाएगा। एंड आई होप जितने मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए हैं आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। एंड द अदर क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो।